गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फोर्थ चैप्टर फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर किस तरीके के होते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, किस तरीके से कैपेसिटर बनाए जाते हैं, कितनी एनर्जी वो स्टोर करते हैं और कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से कैपेसिटर आप सब लोगों ने देखे हैं, मे भी हो सकता है आपको नहीं पता हो कि इनको कैपेसिटर कहते हैं, क्योंकि कॉमन जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि मोस्टली लोग उनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आपने अगर आपके ट्यूब लाइट में देखा हो, एक छोटा सा लगा होता है गोल गोल सा, उसको कैपेसिटर कहते हैं। आपके फ़ैन में लगा होता है, आटा पीसने वाली चक्की जो होती है वहाँ पर मोटर होती है, उसके साथ एक बड़ा सारा गोल गोल एक डिवाइस लगा होता है, दैट इज़ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर है, यानी कि अपने पास जो कंडक्टर्स होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली हमने जो मैटर्स हैं वो सारे के सारे कैसे बांटे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। तीसरा हमने डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा था। तो कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जिसमें से कि अपने पास आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, कंडक्ट करती है, आसानी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देता है या आसानी से अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। तो उन सबको हमने क्या कहा है, कंडक्टर कहा है, राइट। तो ये जो कंडक्टर्स हैं अपने पास, ये कंडक्टर बेसिकली बिहेव किस तरीके से करते हैं, ये मैं करवाने जा रही हूँ आज आपको। इसमें 6 पॉइंट्स हैं अपने पास और इनका मैथमेटिकल प्रूफ करवा रही हूँ मैं आपको, जो बुक में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, electric field is zero everywhere inside the conductor। अब ये देखो, ये क्या मतलब हुआ इस बात का कि अपने पास क्या था। अब मेरे पास मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई एक कंडक्टर लगा लिया, ठीक है, ये मैंने एक कंडक्टर लगाया और इस कंडक्टर को मैंने किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया। एक्सटर्नल फील्ड कि यहाँ पर मैंने कोई पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, यहाँ मैंने नेगेटिव टर्मिनल बना दिया। अब इसकी वजह से अपने पास क्या आएगी, फील्ड आएगी, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड है, जो ये एक्सटर्नल फील्ड मैंने प्रोवाइड की है, इस फील्ड को मैं नाम दे दूँ क्या, ई नोट, ठीक है। अब इसके वजह से इसके जो फ्री कैरियर्स हैं अपने पास, कंडक्टर में क्या होता है, आपने इंडक्शन पढ़ा था कि चार्जेस जो है अपने पास वो क्या हो जाते थे, अलग अलग हो जाते थे। तो यहाँ पर चार्जेस जो इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव की तरफ क्या आ जाएंगे, नेगेटिव, राइट, और इसकी तरफ क्या आ जाएंगे अपने पास, पॉजिटिव। अब फील्ड की डायरेक्शन अपने को पता है, फील्ड अपने पास कहाँ से कहाँ होती है, इधर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर पोलैरिटी बनने की वजह से, ये पॉजिटिव पोलैरिटी बन गई, ये नेगेटिव, तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो अपने पास इस फील्ड को जो है वो नाम दे दूँ मैं क्या, ईपी। अब अपने पास इसमें फील्ड आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि अपने पास अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा अपने पास कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, और इसके अंदर ज़ीरो होती ही है, ये अब हम प्रूव करने वाले हैं। दैट मीन्स कि मैं क्या लिखूं कि यहाँ फील्ड बचे, ई नोट माइनस ई पी इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। और ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, Q इक्वल्स टू Q 1 माइनस 1 बाय K, ठीक है। Q इक्वल्स टू Q डैश। क्या है ये Q जो है अपने पास, ये कहलाता है इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। ये Q डैश जो मैंने लिया है, इट इज़ कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज एंड K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक।
अब देखो इनका मतलब क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, जो चार्ज क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है। पहले इसमें कोई भी चार्ज इंड्यूस्ड नहीं था, यानी कि ये चार्ज जो इंड्यूस्ड हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये इंड्यूसिंग, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है, जो ये हम दे रहे हैं, दैट इज इंड्यूसिंग, ठीक है। और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अपने पास। तो ये जो अपने मटेरियल लिया है, क्या कहा था हमने पीछे डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था तब, कि मटेरियल टू मटेरियल हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ क्या करती हैं, वेरी करती हैं। तो फॉर मेटल्स के लिए अपने पास के की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू पुट कर दूँ, क्या आ गया, Q इक्वल्स टू Q डैश, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, Q इक्वल्स टू Q डैश, यानी कि जितना चार्ज हम दे रहे हैं उतना ही चार्ज, जितना चार्ज हम दे रहे हैं उतना ही चार्ज अपने पास क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। और चार्ज अगर इंड्यूस्ड हो रहा है अपने पास, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, तो उतनी ही फील्ड भी अपने पास क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी। तो E इज इक्वल टू किसके, ई नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, ई पी के। तो ई नॉट माइनस ई पी इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो यानी कि अपने पास इनसाइड अ चार्ज, इनसाइड अ कंडक्टर, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। आपने अगर कभी देखा हो तो अपने पास जैसे गांव में, बेसिकली गांव में जैसे कोई पानी की मोटर बाहर है या कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो आपका बाहर लगा हुआ है, तो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, जाके उसके ऊपर जो तासला वगैरह होता है वो उसके ऊपर ढक देते हैं हम। तो जब बारिश आती है पानी से, तो ऑब्वियसली उसको बचा ही रहा है। और किसका काम करता है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करता है वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है अपने पास, कि जब अगर मान लो कि वहाँ पर अगर बिजली गिर जाए, ठीक है, अगर वहाँ पर लाइटनिंग हो जाए, तो भी आपका उसके अंदर जो है वो चार्ज सारा का सारा उसके सरफेस पर फैलकर और वापस अर्थ में चला जाएगा, और उसके अंदर जो इक्विपमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा। और वो शील्डिंग इसकी वजह से ही होती है कि अपने पास जितना चार्ज उसके ऊपर अंदर बाहर आया उतना ही क्या आ जाता है अंदर, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, जो फील्ड बनती है उसको कैंसल आउट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब हमने एक चीज़ कही थी पीछे कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो सेकंड हम इसमें ये प्रूव करेंगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट outside a charged conductor is always perpendicular to the surface of the conductor। यानी कि अपने पास हमेशा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये कोई सरफेस मान लिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूँगी कि अपने पास क्या हो, कि जो वर्क डन है अपने पास, वो वर्क डन किसके बराबर प्रूव करेंगे, यहाँ पर 0 के बराबर प्रूव कर देंगे। तो यहाँ देखो अपने पास कि मैंने मान लिया कि इसने सरफेस के साथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने सरफेस के साथ कोई एंगल बना दिया कि ये अपने पास, यहाँ से अपने पास ये DL ले लिया मैंने, ये जो हिस्सा काटा, और ये जो है ये क्या किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। तो वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, EDL के बराबर, ठीक है, E डॉट DL के बराबर। अब वर्क डन इक्वल्स टू EDL कॉस ऑफ थीटा बोल सकती हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए तो पूरा चाहिए अपने पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो चार्ज है तो फील्ड होगी, सरफेस हम कोई ना कोई ले ही रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और EDS भी लिख सकते हैं इसको हम, EDL भी लिख सकते हैं सरफेस के लिए लिखें तो। और यहाँ से अपने पास अगर हम छोटा सा कोई लेंथ ले रहे हैं तो DL लिख लेंगे, अगर कोई एरिया ले रहे हैं तो इसको क्या लिख लेंगे, DS लिख लेंगे। अब यहाँ देखो अपने पास जब यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज क्या करे, चले, ठीक है। लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का, जब आप किसी कंडक्टर को हाथ लगाते हो तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी करंट नहीं लग रहा है, राइट।
और कोई भी करंट नहीं लग रहा है, तो दैट मीन्स अपने पास कोई ना कोई जो चार्ज है वो क्या नहीं कर रहा है, यानी कि चल नहीं रहा। तो दैट मीन्स वर्क डन की वैल्यू क्या है अपने पास, 0 के बराबर है। अब ई डी एल कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ई 0 हो नहीं सकता, डी एल 0 है नहीं, तो कौन बच गया, कॉस। तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। अब कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90। दैट मीन्स ये प्रूव हो गया कि ई और जो डी एल होगा अपने पास वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरीके से या तो आप क्या कह सकते हो कि जैसे अपने पास हम इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने पास अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी 0। तो वो अपने पास क्या हो गया, ई कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। फिर से वही चीज़ कि थीटा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है नहीं, तो ये अपने पास वैल्यूज़ हो नहीं सकती। अब इनकी जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी पर कैसे कहेंगे कि सिग्मा अगर अपने पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये मैंने पहले भी करवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अपने पास कहाँ होगी, आउटवर्ड। और अगर ये लेस देन 0 है तो दैट मीन्स कि अपने पास चार्ज जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ई की वैल्यू क्या होगी, इनवर्ड। फील्ड पॉजिटिव के लिए हमेशा आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के लिए हमेशा कैसी होती है, इनवर्ड होती है। अब मैं कहूँगी कि अपने पास नेट चार्ज जो है किसी भी इंटीरियर में, इंटीरियर मतलब जैसे मैंने अभी ये सरफेस लिया था, तो अब मैं यहाँ पर प्रूव करूँगी कि अपने पास इस इंटीरियर में कभी भी कोई चार्ज रह नहीं सकता है, स्टैटिक पोजीशन में नहीं रह सकता है, कि अगर हम कोई चार्ज देंगे भी ना तो वो चार्ज सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ सरफेस पर आ जाएगा। इसके अंदर कोई भी चार्ज इन द स्टैटिक पोजीशन कभी भी नहीं रहेगा। तो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। अब ये देखो, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है, राइट। अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस क्या था, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 0। एप्सिलॉन नॉट क्या है, अब अपने पास कोई कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। दैट मीन्स कि अपने पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो अपने पास जितना दूर होंगे वो उतना दूर चले जाएंगे, और इसी फोर्स की वजह से ही वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, आउटर सरफेस पर माइग्रेट कर जाएंगे। माइग्रेट का मतलब चले जाएंगे। तो कोई भी एक्सेस चार्ज, जो एक्सेस चार्ज है अपने पास, वो कभी भी इनसाइड द कंडक्टर नहीं रहेगा। अब हम प्रूव करेंगे, फोर्थ हम प्रूव करेंगे कि इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor potential is constant, electrostatic potential is constant and there is no potential difference। दूसरे शब्दों में क्या कहूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपने पास यहाँ पर कांस्टेंट होगा, यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ये क्या करेंगे, बनाएंगे। अब इससे जो हमने पहले वाला जो प्रूव किया था ना कि ई डॉट डी एस इक्वल्स टू 0 वाला, इससे भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर वर्क डन अपने पास, ये पोटेंशियल अपने पास कांस्टेंट है तो वर्क डन किसके बराबर होगा, 0 होगा। तो वहाँ से भी वर्क डन को 0 करके और फिर लिख सकते हैं। अब ये देखो ये कैसे प्रूव करेंगे। एक रिलेशन कराया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन निकाला था हमने पीछे। अब ये हम प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो dV बाई डी आर इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 0। और किसी का भी डिफ्रेंशिएशन 0 कब होता है, जब वो क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट, राइट। तो इनसाइड अ कंडक्टर अपने पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
और इसकी वैल्यू थ्रू आउट द कंडक्टर वॉट एवर द शेप इट हैज़ थ्रू आउट द कंडक्टर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिफ्थ हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of a charged conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके की होगी अपने पास, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि वो कैसी होगी अपने पास, परपेंडिकुलर होगी। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था सिंपल प्लेट के लिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये किया था हमने प्रूव, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या दूंगी कि अपने पास जो ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ क्या करेंगे, जो रिलेशन हमने पीछे निकाला था ना वही रिलेशन है ये, कि हम ये रिलेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने पास फिर से वही कि मैंने ये मान लिया, इसमें से मैंने ये एक छोटा सा सरफेस कट कर लिया, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये हम प्रूव कर ही चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस अपने पास क्या होगा, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू निकाल लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू क्यू बाय डी एस, और Q इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो ई डी एस इक्वल्स टू सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डी एस से डी एस कट गया, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी, ये तो वही रिलेशन था। अब यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है अपने पास, सरफेस चार्ज, हमने क्या कहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ा था। तो अपने पास सरफेस डेंसिटी जो है, सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन irregularly shaped कंडक्टर। इरेगुलरली शेप्ड कंडक्टर जो होगा अपने पास, वहाँ पर अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। दैट मीन्स कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस जो है, चार्जेस का इकट्ठा होना जो है, वो अपने पास अलग अलग पॉइंट पर, अगर इरेगुलर शेप है तो वो अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। लेकिन अगर अपने पास कोई रेगुलर बॉडी है, कि यानी कि कोई परफेक्ट शेप है अपने पास, कोई एजेस वगैरह नहीं, इसीलिए जितनी भी बार मैंने गॉसियन सरफेस बनाया वो मैंने हमेशा क्या बनाया, सर्कुलर बनाया, क्योंकि मैं क्या चाहती थी कि अपने पास क्या हो, कि उसमें कोई अपने पास क्या नहीं आते, कोई एजेस वगैरह नहीं आते, जिसकी वजह से अपने पास क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितना भी चार्ज हम देते हैं वो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली अपने पास क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जैसे देखो, मान लो कि मैंने ये शेप बना दी, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर ये एरिया निकालूं तो यहाँ से अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होती है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर अपने पास अगर मैं इसकी वैल्यू ई डी एस जो हमने लिखा था, अगर यहाँ पर अपने पास एरिया है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्यू बाय ए एरिया। अब यहाँ पर देखो, अगर एरिया कम है तो अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर एरिया ज़्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम। दैट मीन्स कि यहाँ से क्या कंक्लूड किया हमने, कि हमारे पास जब भी जो भी सरफेस है, अगर वो सरफेस अपने पास पॉइंटेड है तो सबसे ज़्यादा चार्ज वहाँ पर क्या होगा, इकट्ठे हो जाएगा। और अगर अपने पास एरिया ज़्यादा है तो चार्ज क्या होगा, वहाँ पर कम होगा, चार्ज फैल जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आपको पता हो तो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उन सारी बिल्डिंग्स के ऊपर क्या लगाए जाते हैं, एक शीट लगाई जाती है जिसके ऊपर स्पाइक्स लगाए जाते हैं। स्पाइक्स जो आपके जूतों में स्पाइक्स होते हैं ना, पॉइंटेड स्पाइक्स होते हैं, तो इसी तरीके के पॉइंटेड उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड स्फीयर से बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे नेल से बना दिए जाते हैं, कि अगर लाइटनिंग होगी तो अपने पास क्या होगा, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज आएगा और उतना ही चार्ज वो क्या करेंगे, क्योंकि वही बात है
कि ये चार्जेस को क्या करना शुरू कर देते हैं, स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब एरिया कम है, अगर चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है तो ड्यू टू द इंडक्शन, अभी मैंने बताया फर्स्ट केस में कि जितना बाहर से चार्ज अपने पास प्रोड्यूस होगा उतना ही उसके अंदर भी प्रोड्यूस होगा। और सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ आएगा, इसके अकॉर्डिंगली पॉइंटेड सरफेस पर। तो वो चार्जेस को क्या नहीं कर पाएगा, जैसे एक पानी का ग्लास है तो उसकी एक कैपेसिटी है ना होल्ड करने की चार्जेस को, पानी को। तो अगर उसमें हम और डालेंगे तो कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, यानी कि बाहर फैलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली इनकी भी क्या है, एरिया कम है तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी उस चार्ज को होल्ड करने की। तो वो जितना चार्ज आएगा उस चार्ज को क्या करना शुरू कर देंगे, स्प्रेड करना शुरू कर देंगे। और उस स्प्रेड के कारण से अपने पास जो लाइटनिंग की वजह से आ रहा है और जो ये स्प्रेड हुआ है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो लाइटनिंग से क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। ठीक है। अब इससे आगे का कंडक्टर अब हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर में क्या क्या होता है। अब इन कंडक्टर्स को किस तरीके से हम कैपेसिटर्स में यूज़ करेंगे और किस तरीके से कैपेसिटर्स काम करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी।